चलिए देखते हैं अनुपात। पहला प्रश्न है इसका द्वितीय कालखंड का। किसी परीक्षा में 117 परीक्षार्थियों में से 65 असफल हो गए, तो सफल और असफल परीक्षार्थियों की संख्या में क्या अनुपात है ना। अनुपात में हम एक सरल रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं। और चंद्रवंशी सर जी नमस्कार, आदरणीय चंद्रवंशी सर जी सादर नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुपात में है ना जो राशि है वो सजातीय होनी चाहिए, एक प्रकार की उसकी इकाई है या सजातीय राशि होनी चाहिए। उसको वह कितना भाग है, कौन सा जो भाग है ना, किस भाग से, दो भाग जो दिए रहते हैं उससे कितने गुणे हैं, एक भाग दूसरे भाग से कितने गुणे हैं या कितने भाग है, ये प्रदर्शित उसमें करते हैं। चलिए यहाँ पर एक परीक्षा है, परीक्षा में 117 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिलाया है ना। एक परीक्षा हुआ, परीक्षा में 117 स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने, परीक्षार्थी ने उस परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसमें से 65 असफल हो गए, मतलब पास नहीं हो पाए है ना, फेल हो गए, असफल हो गए। तो सफल और असफल परीक्षार्थियों की संख्या में क्या अनुपात है। और यहाँ पर पूछा गया है सफल परीक्षार्थी और असफल परीक्षार्थी का जो अनुपात है, उसकी संख्या का जो अनुपात है वो क्या होगा। ठीक है, ये हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या ये दिया है। कुल परीक्षार्थियों की संख्या, परीक्षा में कुल 117 विद्यार्थी सम्मिलित हुए और जिसमें से असफल है ना 65 विद्यार्थी जो है वो असफल हो गए है ना। तो यहां लिख सकते हैं असफल विद्यार्थियों की संख्या, या असफल कितने हो गए 65। ठीक है, 65 जो है वो असफल हो गए। तो यहाँ पर जब अनुपात निकालेंगे तो पूछा गया है सफल विद्यार्थी और असफल विद्यार्थी का अनुपात पूछा गया है, इसलिए हम सफल विद्यार्थी यहाँ से किस प्रकार से ज्ञात करेंगे है ना। कुल संख्या दिया गया है और असफल या फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, तो सफल विद्यार्थियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। कुल विद्यार्थी की संख्या में असफल विद्यार्थियों की संख्या को घटाएंगे तो वहां से सफल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सफल विद्यार्थियों की संख्या, सफल विद्यार्थियों की संख्या या परीक्षार्थियों लिख सकते हैं है ना। चलिए विद्यार्थियों शब्द आ गया है और हम कोष्टक में लिख देते हैं परीक्षार्थियों है ना। यहाँ जो शब्द प्रयोग हो रहा है परीक्षार्थियों हो रहा है। परीक्षार्थियों की संख्या तो कुल जो संख्या है ना, कुल दर्ज है या कुल सम्मिलित जो विद्यार्थी है ना, परीक्षार्थियों की संख्या है, उसमें कितना घटा देंगे, कुल संख्या में असफल को घटा देते हैं है ना। तो कितने विद्यार्थी हैं टोटल, 117 है। 117 में कितने असफल हो गए, 65 असफल हो गए। तो कितने सफल होंगे है ना, इसको घटा लेते हैं, इकाई से देखते हैं। 7 में हम 5 घटाते हैं, 2 बचेगा। अब 11 हो गया, 11 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो सफल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 52 आ गया है। ठीक है, सफल परीक्षार्थियों की जो संख्या है वो कितना प्राप्त हुआ है, 52। तो अनुपात, इसलिए या अतः सफल और असफल परीक्षार्थियों की संख्या में अनुपात सफल एवं असफल परीक्षार्थियों के संख्या में अनुपात तो जो पहले आया है उसको हम ऊपर लिखेंगे, अंश में लिखेंगे। तो सफल को पहले बताया गया है, सफल और असफल है ना। तो किसको पहले प्रदर्शित करेंगे, सफल को। सफल कितना है, 52 है ना। ध्यान देंगे इस पर, जो प्रश्न जो पूछा गया है ना उसी आधार से हम अनुपात निकालते हैं।
और जो असफल है, असफल कितने हैं 65, तो ये हर में आ जाएगा। अब देखिए ये एक भिन्न का रूप है, लेकिन इसको हम एक अनुपात के रूप में नहीं कहेंगे, सरल अनुपात नहीं कहेंगे, है ना, बटा के रूप में है तो अनुपात तो रहता ही है। सरल अनुपात मतलब इसके जो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है उसको हम कैंसल कर देते हैं, है ना। यहाँ पर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, अर्थात कौन सी बड़ी संख्या है जिससे ये भाग जाएगी या उसमें गुणनखंड के रूप में है, तो है ना 13 से जाता है, 13 चौक 52, 13 पंचे 65। इसको चाहे तो आप 4 गुना 13 भी लिख सकते हैं। 4 गुना 13 कितना हो गया, 13 चौक 52, और इसको 5 गुना 13, 13 पंचे 65, तो 13 13 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बटा क्या बचेगा 5, है ना। तो इसको हम कितने से भाग देते हैं, या सीधे सीधे भी आप दे के मान लिख सकते हैं डायरेक्ट। हम एक बार बता देते हैं, देखिए ये इसको हम कितने से भाग दे रहे हैं, 13 से भाग दे रहे हैं। जब भी हम इस प्रकार से भाग देंगे तो समान संख्या से ही विभाजित करते हैं, तो आप लोग भली बात जानते हैं, है ना। तो 13 से अंश और हर जो है वो विभाजित हो रही है, और यहाँ ये भी ध्यान देना है बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करना है। दूसरे शब्दों में कहे, इसके महत्तम समापवर्तक से इसको भाग देते हैं। महत्तम समापवर्तक, बड़ा से बड़ा गुणनखंड जो संख्याओं में रहे तो वही क्या कहलाता है, वो भी समान गुणनखंड, बड़ा से बड़ा समान गुणनखंड क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक। 13 चौक 52 कितने बार गया, 4 बार गया, और 13 पंचे 65, 4 बटा 5 का मतलब है 4:5, अर्थात कुल 4 और 5 करके 9 भाग होते हैं। 9 भाग में हम तुलना कर सकते हैं, 4 भाग जो है, 4 हिस्सा विद्यार्थियों का वो जो है पास हो गया, सफल हो गया, है ना। सफल पहले, सफल मतलब क्या होता है, पास होना, है ना, सक्सेस होना। तो 4 जो पार्ट है ना, 4 भाग जो है, 4 हिस्सा है, वो उतने विद्यार्थी जो है सफल हुए, और 5 हिस्से मतलब ज्यादा जो विद्यार्थी है वो क्या हो गए, असफल हो गए, है ना। मतलब 117 में 52 क्या हुए, सफल हुए, और असफल को दिया गया है कितने हुए, 65, है ना। तो इसका जो अनुपात है वो 4:5 आएगा। क्यों, क्योंकि सफल कम है, असफल ज्यादा है, इसलिए 4 पहले आया है, उसके बाद 5 आया है। तो इस प्रकार से अनुपात अब ज्ञात करेंगे हम, मतलब कुल मिला के भाग देते हैं एक राशि को दूसरे से, जो संबंधित राशि है उससे भाग देते हैं, और वहां देख लेते हैं कि वो सरल रूप क्या बनेगा उसका, और यही जो बटा लिखते हैं ना, इसी को हम अनुपात से भी प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला आप लोग नोट भी करते जाएं साथ साथ, यहाँ बहुत सारा जो प्रश्न है उसको कवर करना है। चलिए अगला है, राम और श्याम की आय का अनुपात 3:4 है। देखिए जितना आय मिलता है राम और श्याम को, तो 3:4 का मतलब ये है कि इनका 3 भाग मिलता है, मान के चलो, तो राम को 3 भाग मिलता है तो श्याम को 4 भाग मिलता है, तो किसको ज्यादा मिल रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। 3:4 किसकी आय ज्यादा है, श्याम की आय ज्यादा है, उसका 4 भाग हो रहा है, और राम का 3 भाग है। जितना भी कोई यूनिट होगा उसका 3 भाग और 4 भाग, तो वही इकाई को हम x, वही गुणक को, है ना, कितना गुणा होगा उसी गुणक को हम x मान लेते हैं। अर्थात इस प्रकार के जब प्रश्न आएगा तो यहाँ पर हम आय को, या जो भी मान दिया है कोई राशि, उसको 3x और 4x मतलब कोई चर से गुणा करके लिख देंगे। चाहे y में लिखो 3y और 4y लिखो, चाहे x से लिखो, ठीक है, लेकिन चर में हम गुणा करके प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, देखिए राम और श्याम की जो आय है वो 3:4 है। यदि उनकी कुल आय 21,000 रुपये है, दोनों मिलाकर कमाई कितने हैं, 21,000 रुपये, है ना। तो राम और श्याम की आय बताइए, है ना, दोनों मिलाकर जो आय है वो है 21,000 रुपये। तो राम की कितने आय है और श्याम की कितनी आय है, इसको बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो पहले तो लिख लेते हैं, राम और श्याम की आय का अनुपात जो दिया है, राम और श्याम के आय का अनुपात बराबर 3:4, और कुल आय, है ना, दोनों की जो है, दोनों मिला के जो आय है, कुल आय
कुल आय है 21,000 रुपये। ठीक है, तो राम और श्याम की आय बताइए। तो जब अनुपात दे दिया रहता है, कुल मान को दे दिया रहता है, तो उसे किसी चर से, है ना, समान चर से गुणा करके उसको हम मान सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात माना कि राम और श्याम के आय क्रमशः, ये देखिए आय क्रमशः मतलब क्रम से, राम की आय कितना हो जाएगा 3x। देखिए राम का आय का अनुपात कितना है 3 है और श्याम का 4 है, तो जिसका जो अनुपात है उसी को मानेंगे। तो राम और श्याम के आय क्रमशः 3x एवं 4x है। अब ये देखिए x जो है एक गुणक है, हो सकता है जैसे 1000 है, एक उदाहरण देते हैं, x का मान 1000 आ गया तो 3 का गुणक 1000 से जाएगा, तो 3 गुना 1000 3000, 4 गुना 1000 4000 हो जाएगा। तो x एक गुणक है जिसको यहाँ पर हम माने हैं, है ना। तो अब ये मान सकते हैं राम और श्याम के आय का जो अनुपात है दिया गया है, वही से हम उसके आय मान लिए 3x एवं 4x, और कुल आय दे दिया है, अर्थात दोनों को जोड़ने पर राम की आय 3x और श्याम की आय 4x को जोड़ने पर आता है 21,000 रुपये। कितना आता है 21,000 रुपये। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार 3x और 4x को जब जोड़ते हैं तो ये आता है 21,000। ये देखिए क्यों, ये क्या बता रहा है, राम की आय 3x श्याम की आय 4x, दोनों को जब जोड़ते हैं तो आता है 21,000 रुपये। ठीक है, तो ये समीकरण का स्वरूप बन गया है, समीकरण बन गया है ना। तो समीकरण जब बन जाता है तो किस प्रकार से हम हल करते हैं, समीकरण में कोई चर रहता है, उस चर का हम मान निकालते हैं। चर यहाँ क्या है, x है। 3x और 4x जो है दोनों का चिन्ह एक जैसा है, समान चिन्ह है, योग होगा, जोड़ेंगे तो 3 और 1 4x करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x बराबर, इधर लिखा है 21,000। ठीक है, चूंकि हमें x का मान निकालना है, उस गुणक का मान निकालना है जो 3 और 4 में गुणा होगा, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 और x के बीच में गुणा की संक्रियाएं हैं, हम पक्षांतर जब करेंगे x 7 को तो वो किस रूप में चला जाएगा, भाग के रूप में चला जाएगा। तो 21,000 बटा 7 ये हो जाएगा 21,000 बटा 7। तो ये भाग देने पर आता है 7 तिया 21, 21 जो है 3 बार गया और 3 शून्य जो है उसको उतार लेते हैं तो 3000 आया। x जो गुणक है ना, ये आय नहीं है, x एक गुणक है जो 3 और 4 से गुणा होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अतः राम की आय, राम की आय क्या माने हैं, राम की आय को 3x, राम की आय को क्या माने हैं 3x, अर्थात 3 गुना x, और x का जो मान है वो कितना प्राप्त हुआ 3000, है ना। तो 3 गुना 3000 और 3 त्रिक 9,000 रुपये, क्योंकि ये आय जो है वो रुपये में है, तो राम की आय 9,000 रुपये एवं श्याम की आय, श्याम की आय को क्या माने हैं 4x, क्या माने हैं 4x माने हैं। तो 4x का मतलब है 4 गुना x, अर्थात 4 गुना 1000, अर्थात सॉरी 1000 नहीं 3000, है ना। 4 गुना x का मान कितना है 3000 है, तो 4 गुना 3000, 4 तिया 12 और 3 शून्य उतार दीजिए तो ये हो गया 12,000। राम की आय 9,000 रुपये, एक बार और लिख सकते हैं लास्ट में, राम की आय 9,000 रुपये एवं श्याम की आय 12,000 रुपये है, ये बताएंगे। ठीक है, तो 3:4 में है। ठीक है, ये 3 भाग है तो ये 4 भाग है, कितने कितने का 3 भाग है आप चेक कर सकते हैं, 3 से भाग दे दो, 3,000 का, 3,000 के 3 भाग हो गया और 3,000 के कितना भाग हो गया 4 भाग, 3 चौक 12, है ना। तो 3:4 में है, इस प्रकार से इसको बनाएंगे। चलिए अगला, ए और
सी के बीच में बिंदु बी इस प्रकार है कि ए बी अनुपात बी सी बराबर 7:3। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, ठीक है, ए बी अनुपात बी सी बराबर 7:3। यदि ए सी का मान 40 किलोमीटर है तो बताइए ए बी तथा बी सी का मान कितना होगा। जिस भी विद्यार्थियों के पास YouTube का लिंक या वीडियो अगर नहीं पहुंच पा रहा हो तो जरूर मेरे पास मैसेज कीजिए, है ना, या जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, या जो भी अपडेट होता है वो आपको पता चल जाएगा, है ना, पूरा रिकॉर्डिंग होता है क्लास का, वो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, ए और सी के बीच में बिंदु बी इस प्रकार है। देखिए एक रेखा बना दो इस प्रकार से, है ना, ये हो गया हमारा ए और सी, है ना, ए, ठीक, और सी, ठीक है, ए और सी के बीच में बिंदु बी इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी सी 7:3, अर्थात ए बी जो है 7 भाग है और बी सी जो है 3 भाग है, अर्थात 7 भाग और 3 भाग के अनुपात में इसको बांट लो, है ना। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, और यहीं पर एक बिंदु बी है, अर्थात ए और सी के बीच में बिंदु बी इस प्रकार है कि ए बी अनुपात बी सी बराबर 7:3। ये 7 भाग है और ये कितना भाग है, 3 भाग है, और ये भी दिया है ए से लेकर सी तक की जो कुल डिस्टेंस है, दूरी है, वो 40 किलोमीटर है ना। ए से लेकर हम जब सी तक जाते हैं, ये पूरे माप ये कितने किलोमीटर है, 40 किलोमीटर। देखिए आपको क्या पूछा गया है, ए से लेकर सी कितना डिस्टेंस है, 40 किलोमीटर, है ना, और ए से लेकर बी जो है 7 भाग है बताया गया है यहाँ अनुपात में, और बी से लेकर जो सी है वो 3 भाग है, कुल 10 भाग में 7 भाग और 3 भाग है। तो इसका माप क्या होगा, ए बी कितनी दूरी होगी और बी सी कितनी दूरी होगी। 40 किलोमीटर को कुल मिला के हम बांटेंगे 2 भाग में, ठीक है। तो पहले की तरह प्रश्न है, ये वाला प्रश्न जो है इसके जस्ट पहले देखे हैं ना, उसी प्रकार से है। माना कि सीधे सीधे लिखेंगे, माना कि ए बी एवं बी सी का मान, ए बी एवं बी सी का मान क्रमशः, ये देखिए एक अनुपात दे दिया है, क्या दिया है, 7:3, तो क्रमशः 7x एवं 3x है, ये मानेंगे जो मान दे दिया है। देखिए पहले प्रश्न और ये प्रश्न में कोई डिफरेंट नहीं है, 7:3 यहां दिया है, उसका कुल लंबाई को दे दिया जिसका मान है, कुल मान 40 किलोमीटर, ठीक है। मान लेते हैं ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वो 7x है और बी से लेकर सी तक की दूरी जो है वो 3x है। क्यों, क्योंकि ये 3 भाग है और ये 7 भाग है, जितना भी x का मान आएगा वो उसका गुणक हो जाएगा, वो उसी दोनों में गुणा होगा, ठीक है। तो 40 किलोमीटर को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। तो प्रश्नानुसार जब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों भाग को जोड़ेंगे, है ना, प्रश्नानुसार, अर्थात ए बी और बी सी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 किलोमीटर, है ना, 40 आएगा। प्रश्नानुसार 7x और 3x को जब जोड़ते हैं तो ये आता है 40। ये देखिए कोई अंतर नहीं है, पहले की तरह बढ़ रहा है ना। यहाँ पर भी जो है ना समीकरण का स्वरूप बना है, हम सजाती को हल कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, 7x और 3x है जो सजाती है, एक प्रकार से है ना। दोनों को जोड़ेंगे 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10x, क्योंकि दोनों धनात्मक है, जुड़ेगा। पहले की तरह प्रोसेस हो रहा है, x का मान निकालना है, x जो है 10 के साथ गुना के रूप में है, जब पक्षांतर करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, 40/10, ठीक है। तो x का मान कितने बार जाएगा, ये तो 0 0 कट रहा है, 10 चौक 40, है ना। x का मान 4 आ गया है। अब देखिए जिसको माने हैं, अतः ए बी बराबर, अतः ए बी बराबर, ए बी का मान क्या माने हैं, 7x,
जब x का मान ज्ञात हो जाता है, वो गुणक है x, वो 7 के साथ 7x का मतलब है 7 गुणा x, तो 7 गुणा 4 है ना, 7 गुणा 4 मतलब 7 चौक 28। क्योंकि इकाई इसका किलोमीटर है इसलिए यहां भी किलोमीटर लिखेगा। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना आया है 28 किलोमीटर। अब सीधे सीधे 28 में 40 में 28 को घटा दो, या 28 में क्या जोड़े कि वो 40 आएगा, है ना। तो इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, या जो माने हैं वहां से भी हम निकाल सकते हैं। अतः ए बी का मान तो 28 किलोमीटर है, एवं बीसी का मान क्या है, बीसी का 3x माने हैं, बीसी बराबर 3x, और 3 गुणा x का जो मान है वो कितना है 4। x का मान कितना प्राप्त हुआ है 4, तो 3 चौक 12, और इसकी जो इकाई है वो किलोमीटर है, तो बीसी जो है वो 12 किलोमीटर है। और स्वाभाविक है दोनों को जोड़ लो, 28 और 12 तो कितना रहा है 40। ठीक है, तो कोई कठिन नहीं है। इस प्रकार से आप एक लाइन खींच लीजिए, रेखा खींच लीजिए, एसी खींच लीजिए, है ना। और एसी में ही बताया गया है कि बिंदु भी इस प्रकार से है कि ए बी अनुपात बीसी बराबर 7:3, अर्थात इधर 7 भाग है, इधर 3 भाग है। तो दोनों की इसकी क्या ज्ञात कीजिए, इसकी मान ज्ञात कीजिए, अर्थात लंबाई भी कर सकते हैं, लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में एक पिता तथा पुत्र की आयु 50 वर्ष एवं 20 वर्ष है। एक पिता और पुत्र है जिसकी आयु क्रमशः 50 वर्ष और 20 वर्ष है। तो उम्र का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न दिया है निम्नानुसार, जो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न है, उसके आधार पर इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस प्रकार से इसको ज्ञात करते हैं। और विद्यार्थियों के लिए एक और मैं सूचना बता दूं कि जितने भी विद्यार्थी आप लोग जुड़े हैं हमारे एमएस बूचाटोला से, तो आप लोग 6वीं में जो अध्ययनरत विद्यार्थी है ना, उनको सूचित करें कि यथाशीघ्र, है ना, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और अपनी मोबाइल नंबर अति शीघ्र जमा करें, क्योंकि छात्रवृत्ति जो पोर्टल है वो खुल चुका है, वहां पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। इसलिए आप उनको सूचनाएं जरूर दो, या जो जुड़े हैं उन लोग ला के अनिवार्य रूप से जमा करें 2-4 दिन के अंदर। अगर स्वयं का खाता नहीं खुल पा रहा है तो पालक के खाता भी वहां पर स्वीकृत किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान में एक पिता तथा पुत्र की आयु 50 वर्ष एवं 20 वर्ष है। हल दिया है वर्तमान में, मतलब अभी वर्तमान समय में, वर्तमान में पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः जरूर लिखेंगे क्योंकि क्रम से बता रहे हैं। 50 वर्ष पिता की आयु है, 50 वर्ष एवं पुत्र की आयु कितने वर्ष है 20 वर्ष है कहेंगे क्यों, क्योंकि वर्तमान की बात है अभी, है ना, वर्तमान समय में ये आयु है। अब इससे संबंधित बहुत सारे यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, हम लोग चयनित को देखते हैं, कुछ कुछ प्रश्न देखते हैं। एक तो ये पूछा गया है वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करो। वर्तमान में पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात अर्थात 50/20, 0 कैंसल होगा तो क्या हो जाएगा 5/2, और उसी को लिखेंगे 5:2। क्या लिखेंगे 5:2। तो इसको बना लेंगे आप लोग पहला वाले को। दूसरा, दोनों की आयु में अनुपात जब पुत्र की आयु 10 वर्ष थी, ये देखिए कंडीशन को लगाना पड़ेगा। दूसरा नंबर का इसका जो कंडीशन है, आयु में अनुपात जब पुत्र की आयु 10 वर्ष थी, आयु में अनुपात मतलब दोनों की आयु में, है ना, पूरे ही लिख देता हूं, दोनों की आयु में अनुपात, आयु में अनुपात जब पुत्र
10 वर्ष की थी, देखिए 10 वर्ष की थी, अभी कितने वर्ष की है? पुत्र की आयु क्या है? 20 वर्ष, है ना? की शब्द नहीं है, थी भर लिखा है, 10 वर्ष थी, है ना? तो पुत्र की आयु 20 वर्ष है, और दोनों की आयु में अनुपात ज्ञात कीजिए। जब पुत्र की आयु जो है 10 वर्ष थी, तो कब 10 वर्ष रही होगी? 10 साल पहले की 10 साल बाद? 10 साल पहले, है ना, जो समय निकल चुका है। अर्थात 10 साल पहले बोलते हैं, ध्यान पूर्वक आप लोग सुनेंगे। आयु संबंधी बहुत सारा हम प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, है ना, और 6वीं 7वीं 8वीं सभी क्लास में इसका उल्लेख होता है। तो 10 वर्ष पहले या पूर्व कहते हैं, चाहे 10 वर्ष कहे चाहे 5 वर्ष कहे, पहले या पूर्व जब बोल दिए तो घटाते हैं। क्या करते हैं? दिए गए वर्तमान आयु में उसको घटाया जाता है, ठीक है। और अगर वो पश्चात या बाद बोलता है, पश्चात या बाद, तो आयु को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहां पर एक कंडीशन लिखिए, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता की आयु वर्तमान आयु में 10 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अभी 50 वर्ष का है पिता की आयु, तो 10 साल पहले कितना रहा होगा ऐसे पता चल जाता है। कितना रहा होगा? 40 वर्ष। तो क्या किए, अगर ये 50 दिया है तब तो हम 40 ज्ञात कर दीजिए, यही एक्स वाई में रहता, एक्स वाई में रहता तो क्या करते? हम घटाते ना। 50 ऋण कितना? 10, और 50 ऋण 10 मतलब हो गया 40 वर्ष। सीधे सीधे लिख लीजिए। 10 वर्ष पहले की बात है, जब पुत्र की आयु 10 वर्ष थी, तो 10 वर्ष पहले की बात है ना, मतलब यहां 10 वर्ष पहले शब्द नहीं लिखा है, हम गैस कर रहे हैं। दोनों की आयु में अनुपात जब पुत्र 10 वर्ष थी, हम जबकि बता सकते हैं पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले कितने थी? 10 वर्ष थी। तो देखिए दोनों वही आ गया है। 10 साल पहले वो 10 साल की ही थी, अभी कितने साल का है? 20 साल का है। तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु 40 वर्ष, पुत्र की आयु अभी 20 है। 20 में कितना घटाएंगे? 10 घटाएंगे तो कितना आ जाए? 10 वर्ष। तो अनुपात ज्ञात कीजिए, दोनों की आयु में अनुपात, पिता और पुत्र की आयु में, दोनों का मतलब है पिता और पुत्र की आयु में अनुपात 10 साल पहले, तो दोनों की आयु में अनुपात, दोनों की आयु में अनुपात, अर्थात पिता और पुत्र की आयु में अनुपात। 10 साल पहले पिता की आयु, जो क्रम से लिखा गया है, पिता का पहले लेना है ना। पिता की आयु कितने वर्ष है? 40 वर्ष, 10 साल पहले की बात है, थी, और पुत्र की आयु 10 वर्ष। तो इसका जो अनुपात है, 0 से 0 कट गया, है ना, 4/1 आता है, और 4/1 मतलब 4:1। स्वाभाविक है 4:1 आपको पूछा जाए कि 4:1 जो है वो किसकी आयु का अनुपात है, तो आप पुत्र को तो शुरू में नहीं बोलेंगे, क्योंकि पिता की आयु ज्यादा रहती है ना, ज्यादा होगी। तो 4 जो है लिखा है, मतलब पहले किसको लिखेंगे हम? पिता की आयु, फिर उसके बाद पुत्र की आयु। ठीक है, तो ये प्रश्न है। इसके अलावा एक प्रश्न यहां से और देखते हैं, जिसको हम देखें बनाएंगे। दोनों की आयु में अनुपात जब पिता की आयु 75 वर्ष की होगी। ये देखिए, ये नंबर 5वां है ना, तो इसको मैं मिटा देता हूं, यहां से चेंज होगा। दोनों की आयु में अनुपात जब पिता की आयु 75 वर्ष की होगी, दोनों की आयु में अनुपात जब पिता की आयु 75 वर्ष होगी, है ना। सेंटेंस से आप समझ जाते हैं कि कब की बात है। अभी वर्तमान आयु कितना है पिता का? 50 वर्ष,
कितना है? 50 वर्ष। 50। तो 75 वर्ष कब होगी? कब होगी 75 वर्ष? 25 साल पहले कि 25 साल बाद? 30 साल बाद। है ना, बाद होगा। तो 25 जी को आप निकालते हो तो पहले चेक करो 50 में कितना जोड़े, है ना, घटा के भी निकाल सकते हैं, डाउट है तो। 75 में हम 50 घटा दिए, कितना आया? 25। तो एक चीज तो बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा? 25 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? 25 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? बराबर 75 वर्ष, है ना। यहां पर इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, क्योंकि साफ तौर पे लिख दिया है पिता की आयु कितनी होगी? 75 वर्ष। तो घटाने और जोड़ने की बराबर उसका काम नहीं करना है, सीधे सीधे बताना है कि कब 75 वर्ष होगी। 25 वर्ष बाद, आने वाले 25 वर्ष में, है ना, जब 25 वर्ष हो जाएगा तब पिता की आयु 75 वर्ष की होगी। ठीक है। एवं 25 वर्ष बाद किसकी आयु? पुत्र की आयु, है ना। एक की आयु ही बदलेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। पिता की आयु कितना हो गया? 50 से 75, तो पुत्र की आयु भी बढ़ेगा ना 25 साल में। तो 25 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर जो वर्तमान आयु है 20 साल, 20 में 25 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 20 साल, है ना, 45 वर्ष। अब ये दोनों में अनुपात, है ना, दोनों के आयु में अनुपात, दोनों के आयु में अनुपात बराबर पिता के आयु में अनुपात, पिता की आयु को पहले लेना है, पिता की आयु बटा पुत्र की आयु, है ना। ये कब की बात है? आने वाले 25 साल की बात, है ना, होगी 25 वर्ष बाद, है ना। तो ये कौन सी संख्या से विभाजित हो रही है? बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, किसके पारा में आता है ना? 15 के पारा मारा है। 15 तिया 45, 15 पंचे 75। एक बार चाहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 15 से विभाजित हो रही है, ये भी 15 से विभाजित हो रही है ना। समान संख्या से ही विभाजित करना है, अलग से नहीं करना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। तो 15 पंचे 75 और 15 तिया 45, अर्थात 5:3, 5:3। ये देखिए, आने वाले 25 साल में दोनों के जो आयु का अनुपात है वो हो जाएगा 5:3। या जब पिता की आयु 75 वर्ष की होगी तो दोनों के आयु का अनुपात, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास समय है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न जो बीच में छूटा हुआ था उसको हम देखते हैं, हमारे पास समय है। एक जो प्रश्न है, रत्ना और शीला ने मिलकर अपने चाचा के बगीचे से 18 आम तोड़े। रत्ना और शीला ने मिलकर अपने चाचा के बगीचे से 18 आम तोड़े। कितने आम तोड़े? 18 आम। ठीक है, दोनों अब इस आम को आपस में बांटना चाहते हैं, बांटना चाह रहे हैं ना। तो कैसे बांटना चाह रहे हैं? रत्ना चाहती है कि उम्र के अनुसार अनुपात में आम को बांटे। जैसे उसको उम्र है, कौन छोटे हैं कौन से बड़े हैं, उसका जो अनुपात है उसी आधार पे आम को भी बांटे, है ना। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे बच्चे लोग के सामने बोल देते हैं कि मैं बड़ा हूं तो मैं ज्यादा खाऊंगा, है ना। इसी प्रकार से इन लोग भी 18 आम तोड़े हैं बगीचे से और उम्र के हिसाब से बांटना चाह रहे हैं, उसी के अनुपात के आधार पर। ठीक है, अब बताइए ऐसा बांटने पर रत्ना और शीला को कितने कितने आम मिलेंगे? जबकि रत्ना की उम्र 15 वर्ष है और शीला की उम्र 12 वर्ष है। ठीक है, रत्ना पहले है ना, रत्ना की उम्र 15 वर्ष है और शीला की उम्र 12 वर्ष है और उसी अनुपात में उस आम को 18 आम को बांटना चाहते हैं। तो पहले तो अनुपात निकाल लो, सरल अनुपात निकाल लो कि उसका मान कितना आता है ना। तो यहां लिखेंगे हम हल
तो यहां पर लिखेंगे रत्ना और शीला ने कुल आम तोड़े, है ना। रत्ना एवं शीला ने बगीचे से कुल 18 आम तोड़े। ठीक है, ये बता दीजिए पहला। दूसरा, रत्ना की आयु, रत्ना की आयु 15 वर्ष एवं शीला की आयु 12 वर्ष। तो यहां पर बताया गया है रत्ना की आयु और शीला की आयु में जो अनुपात है, आयु में अनुपात है, उसी अनुपात में इस 18 आम को बांटना है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि इसके आयु में क्या अनुपात, दोनों के आयु में अनुपात, दोनों के आयु में अनुपात बराबर, पहले रत्ना को पहले लेते हैं, उसके बाद शीला को, जिस प्रकार से नाम का क्रम दिया गया है। तो यहां पर उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है किससे विभाजित होती है, 15 और 12। 4 से 12 को करते हैं तो 15 नहीं होती, 5 से 15 होती है, 12 नहीं होती, तो 3 से ही हो रहा है ना। 15 को हम 3 से विभाजित करते हैं, 12 को भी 3 से विभाजित करते हैं, तो 3 उभयनिष्ठ इसका गुणनखंड है। और 3 पंचे 15 और 3 चौक 12, 5:4, 5:4। ठीक है, 5:4 है दोनों के आयु का अनुपात। इसी अनुपात में 18 आम को बांटना है। तो माना कि रत्ना एवं शीला को क्रमशः, ये देखिए पहले जैसा प्रश्न आ रहा है सेम, क्रमशः ये अनुपात अगर दे दिया है और उसका योग दे दिया है, तो अनुपात अभी दिया नहीं था, हम निकाले हैं अनुपात को, अनुपात दिया है और उसका योग दिया है, तो उसको हम x के गुणक करते हुए, कोई चर को गुणक करते हुए उसको मान लेते हैं। माना कि रत्ना एवं शीला को क्रमशः 5x एवं 4x आम मिले, क्योंकि ये इन लोग इसी प्रकार से बांटना चाह रहे हैं अपने उम्र के हिसाब से। ठीक है, ये लिखिए। इसके बाद प्रश्नानुसार जब कुल मिलाकर कितने आम हैं, 5x और 4x, और दोनों का जोड़ कितना आएगा, 5x आम किसको मिले, रत्ना को, 4x आम किसको मिले, शीला को, और जब जोड़ते हैं तो वो आम आता है 18। तो समीकरण बन रहा है यहाँ पर 5x और 4x को जोड़ते हैं तो 9x आता है, 9x बराबर 18। पक्षांतर जब करते हैं, है ना, यहाँ पर 9 और x के बीच गुणा की संक्रियाएं हैं, गुणा की संक्रिया है, तो x का मान निकालते हैं तो 9 पक्षांतर होगा, 18/9 हो जाएगा। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, x का मान 2 प्राप्त हुआ, 9 दूनी 18, है ना। तो यहां लिखेंगे रत्ना को मिले आम की संख्या, मिले आम की संख्या या प्राप्त आम की संख्या बराबर, रत्ना को कितना माने हैं हम, क्रमशः 5x, तो 5 गुना 5x तो है, तो 5 गुना क्या हो जाएगा, x का मान कितना आया 2, तो 5 गुना 2 और 5 दूने 10, है ना। रत्ना को मिले आम की संख्या 10 है एवं शीला को प्राप्त आम या मिले आम की संख्या, है ना, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर कवर हो रहा है, यस सर, है ना, हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा और ये कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो शीला को जो आम मिला है उसको हम माने हैं 4x, क्योंकि x का मान कितना आया है, 2 आया है, और 4 के साथ x किस रूप में है, गुणा के रूप में है, तो 4 गुना 2 बराबर 8। लास्ट में और लिख देना, रत्ना को 10 आम एवं शीला को 8 आम मिले, और 10 और 8 कितना हो गया, 18 आम। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो आम है
वो कितने हैं, 18 है, और इस प्रकार से मिलेंगे। तो यहाँ से हम अनुपात का जो पहला प्रश्नावली है ये कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा प्रश्नावली जो है ऐकिक नियम है, मैं इस पर आप लोग ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्नावली पर, दूसरा प्रश्नावली जो है ऐकिक नियम है, और ये 7वीं के समानुपात का जो पाठ है, अध्याय है, वहां पर इसका सेम इसी को दे दिया है, और इस